एक घर में मैं, मेरी ननद, मेरे पति और मेरे ससुर जी अकेले ही रहते थे। मेरी ननद गुमसुम उदास सी रहती थी। स्कूल से लेट आती और आते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाती। कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरे ससुर जी उसका और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। फिर भी मेरी ननद अपने बाप के करीब नहीं जाती। वह हर वक्त उनसे डरी डरी रहती। एक दिन मेरे पति ऑफिस से रात को घर नहीं आए क्योंकि उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे रात को अकेले कमरे में सोने से डर लगता था। इसलिए उस रात मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मेरे ससुर जी अपनी ही बेटी के साथ। आज दोपहर से ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत डर लगता था। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन मेरे पति का शाम होते ही फ़ोन आ गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, इसलिए आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा और दफ्तर में ही रुकूंगा। जैसे ही बारिश बंद होगी तो मैं दफ्तर से निकलूंगा। मैंने ये बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज रात शेखर घर पर नहीं आएंगे। मेरे ससुर जी ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो बहू, और कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। मैं ये बात अपने ससुर जी को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल के बाद रात के 2 किसी तरह से बजे। इस मूसलाधार बारिश ने मुझे डरा कर रख दिया था। बादलों की तेज आवाज़ से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद के कमरे में जाकर सो जाऊं। मेरी ननद का कमरा नीचे था, मेरे ससुर के कमरे के बगल में, और मेरा कमरा ऊपर। इसीलिए मुझे डर लग रहा है। और लाइट ना आने की वजह से घर में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे की वजह से मैं संभल संभल कर सीढ़ियाँ उतर रही थी और जैसे ही नीचे ननद के कमरे में गई तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है। मेरी ननद सीमा की सिसकियाँ मुझे साफ सुनाई दे रही थीं और अपने ससुर की हरकतों को भी देखकर मैं सन्न रह गई कि कोई भी बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सीमा के ढलकते हुए कपड़े और ससुर के खुले गिरेबान ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। उस वक्त तो मेरा ससुर मुझे बहसी दरिंदा लग रहा था जो अपनी ही बेटी के साथ जुल्म कर रहा था। सीमा बिन माँ की बच्ची थी। उसकी माँ को गुजरे बहुत लंबा वक्त हो गया था। न जाने सीमा के ऊपर ये सितम कब से हो रहा था, और आज मुझे समझ में आया कि सीमा का रवैया ऐसा क्यों है। उसकी खोई खोई आंखों का राज मुझे आज पता चला था। मैं इस घर में आज से 6 महीने पहले शादी करके आई थी। मैं और शेखर कॉलेज में पढ़ते थे और शेखर ने मुझे वहीं पसंद किया था। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उन्होंने मेरे घर रिश्ता भिजवा दिया। शेखर सुलझे हुए अच्छे लड़के थे और उनकी नौकरी भी काफ़ी अच्छी थी। इस रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से मेरे घर वाले इस रिश्ते को इनकार करते। मेरे घर वालों ने शेखर के बारे में पता लगवाया तो यही पता चला कि शेखर और उसके घर वाले अच्छे हैं। सब कुछ अच्छा होने की वजह से मेरे घर वालों ने इस रिश्ते की हामी भर दी और कुछ दिन बाद मेरी और शेखर की शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लोगों से सुना था कि जब घर में एक छोटी और कुंवारी ननद हो तो रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वह अपने बाप और भाई की लाडली होती है। मैं भी यही सोचकर अपने मायके से ससुराल आई थी कि सीमा की वजह से मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सीमा दूसरी ननद जैसी नहीं थी। वह बहुत ही खामोश अंदाज की लड़की थी। वह अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी।
स्कूल से वापस आकर वह घंटों अपने कमरे में बंद रहती। मैं जबरदस्ती उसे खाने के लिए कमरे से बाहर बुलाती। वह खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर अक्सर ही उसे समझाते हुए कहते कि हर वक्त अकेले कमरे में मत रहा करो, बाहर निकलकर हमारे साथ बैठा करो। लेकिन सीमा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। इस बात को मैं शेखर से कहती कि सीमा क्यों हमेशा खामोश खामोश सी रहती है, तो शेखर कहते कि वह हमेशा से ऐसी नहीं है। माँ की मौत ने उसे ऐसा बना दिया है। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है। बेहतर यही है कि तुम भी उससे ज़्यादा कुछ मत कहा करो। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, धीरे धीरे वह संभल जाएगी। मैंने भी ये सब सोचकर सीमा से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वह घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे भी उसकी तरफ से किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। वरना मेरी दोस्त की ननद ने तो मेरी दोस्त का जीना ही हराम कर दिया था। और शादी से पहले मैं भी यही समझती थी कि मेरी शादी के बाद सीमा भी कुछ ऐसा ही करेगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल करते हैं। अगर वह खाना खाने नहीं आती तो वह खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने ज़्यादातर वह उसके कमरे में ही होते थे। लेकिन सीमा का स्वभाव उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वह जल्दी अपने पापा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते तो उसका अंदाज ऐसा होता कि उसके लिए उनकी लाई हुई कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। मुझे अक्सर ही उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो बच्चों को अपने पिता से ज़्यादा लगाव हो जाता है, लेकिन वह तो अपने पिता से दूर दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना ही उसका ख्याल करते उतना मेरा भी ख्याल करते हैं। मुझे अपने ससुराल में किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होती और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। इसीलिए मैं सीमा के रवैये के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। शादी के शुरू के दिनों में जब मैंने अपनी माँ को सीमा के बारे में बताया था तो उन्होंने कहा, भगवान का शुक्र अदा करो और अपने काम से काम रखा करो। मुझे अपनी माँ की बात ठीक लगी, इसीलिए मैं सीमा से ज़्यादा बात नहीं करती और रात का खाना खाने के बाद मैं शेखर के साथ ऊपर कमरे में सोने चली जाती और सारी रात फिर नीचे नहीं आती। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ गलत होने का एहसास नहीं होता। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही सीमा स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बिठाकर फल काटने लगे और उन्होंने जब सीमा को फल खाने को दिया तो उसने बड़ी बेरुखी से फल खाने से इनकार कर दिया। तो वह जबरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं पर बैठी ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि सीमा कितनी खुशकिस्मत है जिसे इतना प्यार करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे तो कदर ही नहीं। वह कुछ देर वहीं पर बैठी रही और फिर अचानक से उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने बड़ी हैरानी से उसे वहां से जाते हुए देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नज़रों को भांप लिया था। फिर वो कहने लगे, मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इसीलिए वह मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। उसे लगता है अगर मैंने टाइम पर उसकी माँ का सही इलाज करवा दिया होता तो आज उसकी माँ हमारे साथ होती। लेकिन सच तो ये है कि भगवान ने उसकी माँ की ज़िंदगी बस इतनी ही लिखी थी। मैंने उसकी माँ के पीछे बहुत पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत लिखी थी। मैं तो खुद ही उसकी माँ की मौत के बाद बहुत दुखी हूँ, लेकिन सीमा को ये बात मैं कैसे समझाऊँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल भी रो दिया। बेचारे ससुर जी, उम्र के इस दौर में वह अपनी पत्नी की जुदाई के गम के साथ साथ औलाद का भी दुख झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा, पिताजी आप परेशान मत हो,
वक्त के साथ साथ सीमा सब कुछ समझ जाएगी। मेरी बात पर वह मुस्कुराते हुए सीमा के कमरे की तरफ चले गए और मैं भी मुस्कुरा दी। शाम तक वह सीमा के कमरे में ही थे। यहाँ तक कि मैंने खाना भी बनाकर तैयार कर दिया। फिर भी वह बाप बेटी कमरे से बाहर नहीं निकले। फिर मैंने सोचा मैं भी उन दोनों के साथ कमरे में जाकर बैठ जाती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, उन दोनों बाप बेटी के बीच भला मेरा क्या काम है। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर रोज का यही रूटीन था। मेरे ससुर सीमा के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते और सीमा उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रखती। कभी कभी तो मुझे सीमा से जलन महसूस होती कि वह कितनी खुशकिस्मत है कि उसके पिता ऐसे हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने पिता की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जैसा प्यार मेरे ससुर सीमा से करते थे, ऐसा प्यार तो मैंने अपने पापा से कभी नहीं पाया था। मेरे पापा तो हम बेटियों से एक हद तक ही बात करते थे और हमारे वास्ते जो भी बात कहनी होती वह हमारी माँ से कहते थे। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर का सीमा के पीछे पीछे घूमने फिरने का असल मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली के कड़कने की वजह से मैं डरती नहीं तो शायद मैं ये सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरा ससुर तो अपने सुख के लिए अपनी ही बेटी को बर्बाद कर रहा था। जैसे ही उस रात मैं कमरे में गई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सीमा को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और वह इस कदर मगन थे कि उन्हें मेरे आने की खबर तक ना हुई। मेरे ससुर पर पूरी तरह से शैतान सवार था, जबकि सीमा बहुत डरी हुई थी और उसकी सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। न जाने वह कब से ये सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना और अपने बाप से चिढ़ना, खुद को एक कमरे में बंद रखना, उसकी आदत के पीछे छुपी एक एक वजह मुझे आज समझ में आई थी। कुछ देर के बाद मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह सीमा को छोड़कर मेरी तरफ पलटे और मुझे अपने सामने खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। शायद उनके गुमान में भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर वहां आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग उड़ गए और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर सीमा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने अपने ससुर से गुस्से में कहा, बेहतर यही होगा कि आप अभी और इसी वक्त इस कमरे से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो बीच रास्ते पर सूली पर लटका देना चाहिए ताकि आइंदा कोई और लड़की ऐसी दरिंदगी का निशाना न बने। मेरे मुंह से ये सब सुनकर मेरे ससुर गुस्से में आ गए और कहने लगे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की ढिठाई पर परेशान हो गई, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। फिर भी वो अपनी हरकत से मुकर रहे थे। मैंने गुस्से में कहा, आप कैसे इंसान हैं? इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आपको जरा सा भी पछतावा नहीं है? मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करके बुलाऊंगी। मेरी धमकी पर मेरे ससुर कमरे से बाहर निकले और मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सीमा की हालत बहुत ख़राब थी। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन न जाने कैसे मैं इतनी हिम्मत कर पाई और उसे गले लगा लिया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने दिनों का गम उसके दिल में जमा था, इसलिए मैंने भी उसे पहले रोने दिया। जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि जब वह 12 साल की थी तब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई थी। शालिनी की पहली लाइन पर ही मैंने उसे हैरत से देखा और पूछ बैठी कि क्या तुम अपने बाप की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर सीमा ने ना में सिर हिला दिया।
और बताने लगी कि जब वो 10 साल की थी तो उसके सगे बाप ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसको भी उसी की माँ के हवाले कर दिया था, जबकि उसकी माँ उसको तो अपने पास रखना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि सीमा की वजह से मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि एक बेटी के साथ आखिर उन्हें कौन अपनाएगा। लेकिन फिर अचानक ही सीमा की माँ की जिंदगी में शेखर के पिता आए और उन्होंने उसकी माँ के साथ साथ उसको भी दिल से अपना लिया। उसकी माँ की शादी के बाद सीमा के सौतेले पिता उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जिस वजह से उसकी माँ इस घर में अब बहुत खुश थी कि चलो, मैंने दूसरी शादी अगर की है तो क्या हुआ, मेरा पति बहुत अच्छा है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि शेखर के पिता के मन में खोट है। सीमा ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी तभी उसके सौतेले पिता उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते थे। धीरे धीरे उसकी उम्र 13 से 14 साल की हो गई और वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसे सही और गलत का अंदाजा हो गया था। वो समझ गई थी कि उसका सौतेला बाप किस तरह की नज़र से उसे देखता है, वह किस तरह से उसे हाथ लगाता है, जो कि गलत है। सीमा सिसकियां भरते हुए बता रही थी कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ की मौजूदगी में जबरदस्ती उसे अपने कमरे में सोने को मजबूर करता और जब उसकी माँ गहरी नींद में सो जाती तो वह उसको परेशान करता। कुछ वक्त तो वो ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन बात जब हद से ज़्यादा हो गई तो उसने इस बारे में अपनी माँ को बताया। लेकिन उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने की जगह उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप के बारे में ऐसी बात करते हुए। वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल करते हैं और तुम उन्हीं पर गलत लांछन लगा रही हो। मेरी सगी माँ ने जब मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकायत करती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मेरा ये सौतेला बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत खराब होती जा रही थी। पहले तो वह मुझे बस थोड़ा ही तंग करता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी वह अपनी हदें पार करता जा रहा था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी और जब वापस आई तो उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, पर वह मेरे सौतेले बाप को कुछ कहने की जगह मुझे ही डांटने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने ही अपने बाप को बहकाया होगा। मैं एक आस्तीन में छुपी हुई नागिन हूँ जिसने अपनी ही माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की मारी हुई हूँ। लेकिन मेरी माँ को मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद में वो हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। पर जाने से पहले उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उनके पति हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, पर मुझे उनकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ पहले ही अगर मेरी बातों का यकीन कर लेती तो बात यहाँ तक नहीं आती। माँ के मरने के बाद पहले मैंने सोचा कि मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली लड़की के लिए सारा समाज दरिंदा है और मैं तो एकदम जवान लड़की थी। मैं इस घर को छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, आगे भी मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता। इसलिए मजबूरन मुझे अपनी किस्मत पर समझौता करना पड़ा। मैंने ये बात कभी शेखर भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर वह भी मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। सीमा के हाथों को मैंने अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाते हुए कहा कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, अगर पहले ही तुम मुझे ये सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती।
इस बात पर वो हंस पड़ी और कहने लगी, मैं तो वह बदनसीब लड़की हूँ जिस पर उसकी सगी माँ ने ही भरोसा नहीं किया, तो आप कैसे करती। सीमा की हंसी में छुपे हुए दर्द ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उजाला होने से पहले बारिश थम गई और शेखर जैसे ही घर आए तो मैंने हिम्मत करके उन्हें सब कुछ बता दिया। उनके लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। वह भी सीमा के बदले हुए रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस सब के पीछे उनके बाप का ही हाथ है। ये सब सुनने के बाद शेखर गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। शेखर ने उन्हें कई बार आवाज़ें दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। शेखर ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। शेखर ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। शेखर के पिता जान गए थे कि अब उनका सच शेखर के सामने आने वाला है, और शायद इसीलिए वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि उनका बेटा उनकी घिनौनी हरकत अब जान जाएगा, और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वह मौके पर ही दम तोड़ गए। हमारे समाज में न जाने कितनी बच्चियां सीमा जैसी हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्म का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ देने से पहले अपने मासूम बच्चों पर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा किसी दूसरे के हाथ का खिलौना ना बन सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।